हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं। मुद्दा थोड़ा राजनीतिक है और निश्चित तौर पर राजनीतिक मुद्दे पर हमारी चर्चा होनी चाहिए, आपकी चर्चा होनी चाहिए, एक विचार विमर्श होना चाहिए, एक डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, पॉलिमिकल डिस्कशन होना चाहिए। हाँ दोस्तों, निश्चित तौर पर यह मुद्दा जुड़ा हुआ है भारतीय लोकतंत्र से। और आप जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में चाहे सरकारी पक्ष हो, सरकार हो और विपक्ष हो, दोनों की अहमियत होती है। और आप जानते हैं कि भारत में संविधान है और संविधान एक ऐसा व्यापक परिदृश्य सरकमस्टेंसेस क्रिएट करता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के माध्यम से, इलेक्शन के पॉलिटिक्स के माध्यम से, जिसमें बहुत सारी पार्टियां, बहुत विचारधारा की पार्टियां कंटेस्ट करती हैं, क्लेम करती हैं अपने मैनिफेस्टो के द्वारा कि हम ऐसा सरकार बनाएंगे, हम वैसा सरकार बनाएंगे, हमारी नीतियां ये होंगी, हम ऐसा कार्य करेंगे, हम ऐसा कार्य करेंगे। लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और उस आधार पर वोट लेने की कोशिश करते हैं। ये लोकतंत्र में क्यों किया जाता है? इसलिए कि लोगों का वोट लिया जा सके। अब जानते हैं दोस्तों के यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब जो भी 18 साल से ऊपर होगा, 18 साल का होगा, उसे वोट देने का अधिकार है। सार्वभौमिक का मतलब ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं, किसी खास जाति बिरादरी के लिए नहीं है। और ये है लोकतंत्र का स्पिरिट। इसी को कहा जाता है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। लेकिन केवल सवाल यहीं तक नहीं है। इन सवालों में हम भूल जाते हैं, संविधान की चर्चा करने के लिमिटेशन में हम भूल जाते हैं कि इस देश का पॉलिटिक्स, यहाँ के जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे तय होती है। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में जो आप संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली है, संसदीय सरकार की जो प्रणाली है, उसमें पार्टियों का बहुत अहम रोल होता है और पार्टियों के द्वारा नेता तय होता है। ठीक है, संविधान में पार्टियों के बारे में बहुत बड़ी चर्चा नहीं है, बहुत बड़ा प्रोविजन नहीं है। उसमें चुनाव लड़ने पार्टियों के रिकॉग्निशन, इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, लेकिन ओवरऑल पार्टियों का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, पार्टी में नेता कौन बनता है, उसका कैसे फंक्शनिंग होता है, उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है सब पार्टियों का। लेकिन वो संविधान के निश्चित तौर पर एक दायरे में वो काम करता है, लेकिन बहुत सारी चीजों का डिस्कशन जो है आपके संविधान में नहीं है। और संविधान के अंदर पक्ष विपक्ष की तो एक तरह से व्यवस्था है, लेकिन पक्ष विपक्ष का होना, उस पार्टी के स्ट्रक्चर का होना, पार्टी में नेता कौन है, नेता कैसे बनता है, समाज का कितना प्रतिनिधित्व है, कितना उसमें लोकतंत्र है। हम कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक प्रणाली में रहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं। इलेक्शन में लोगों की भागीदारी, उनका वोट, उनका एक व्यक्ति एक वोट का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत निश्चित तौर पर इंडिविजुअलिज्म की तरफ इशारा करता है, लिबरल वैल्यूज की तरफ इशारा करता है। लेकिन अपने आप में आप एक देखें तो निश्चित तौर पर वो कम्युनिटी के लेवल पर आकर, या उसको कास्ट कहें या क्लास कहें, उसके स्तर पर आकर के वो एक ब्लॉक बन जाता है। ब्लॉक के आधार पर वो वोटिंग का पैटर्न दिखाता है। ये जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म पैटर्न दिखाता हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्तर पर आकर के सामाजिक और जो आर्थिक डिवीजन है, जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी वोट बैंक में बदलता है। हाँ दोस्तों, हमने क्या कहा था शुरू में? पक्ष और विपक्ष। सरकार में जो है वो पक्ष है, और जो उसके अपोजिट में बैठा है, मतलब जिसका लोकसभा में या राज्यसभा में आप कहें सरकार न बना पाने की उसमें क्षमता है, मतलब वो माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी में नहीं है लोकसभा में, इसलिए वो सरकार में नहीं जा सकता इंडिया में, तो वो अपोजिशन में होता है। तो अपोजिशन का और जो पक्ष है, जो सरकार है, ये दोनों का लोकतंत्र में रोल है। अब अगर रोल है, और आप जानते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी, जब हम कहते हैं डेमोक्रेसी की बहुत सारी बहस है, बहुत सारी बहस है जिस पे बहस करने की जरूरत है। डेमोक्रेसी केवल कह देने से एक मुकम्मल डेमोक्रेसी का मतलब नहीं निकलता है। हम डेमोक्रेटिक हैं, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी का केवल इतना ही मतलब है जितना जुडिशरी ने कहा।
लोकतंत्र का केवल इतना ही मतलब नहीं है कि लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिला है, वो वोट देते हैं और दे देने से ही लोकतंत्र स्थापित हो गया और लोकतंत्र की अपनी जो है प्रक्रिया पूरी हो गई। लोकतंत्र केवल उतना ही नहीं है, लोकतंत्र इसके बियॉन्ड और इससे व्यापक है। और अभी हम लोकतंत्र को मुकम्मल बनाने में लगे हुए हैं। अब जानते हैं ये बात, संविधान की चर्चा होती है, संविधान की जो हमने डिस्कशन करी है, जो प्लेलिस्ट में उसको उठा करके देखिए कि संविधान के 75 साल हो गए, लेकिन संविधान के बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं, ऑब्जेक्टिव है, जो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोकतंत्र के मुकम्मल होने से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र तभी मुकम्मल होगा जब उसमें दिए हुए, संविधान के अंदर दिए हुए जो इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स हैं, जो राइट्स हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट के रूप में दिया गया हो, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में दिया गया हो, वो मटेरियलाइज हो, वो रियलाइज हो, वो लोगों को मिले, और वो केवल वोट दे देने से 5-5 साल के बाद, अंतराल के बाद, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभाओं का इलेक्शन हो, 5-5 साल के अंतराल पर वोट दे देने से ही केवल डेमोक्रेसी मुकम्मल नहीं होती। ये एक लिमिटेड व्यू है, एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ व्यक्ति या कुछ परसेंटेज, कुछ वोटर्स का परसेंटेज, किसी को अगर 30% वोट दे दिया तो सरकार बना लिया और लोकतंत्र पूरा हो गया। ये भी बहुत नैरो व्यू है कि सरकार में जो हो गए, उनको मैंडेट मिल गया, वही इस इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं, ये भी काफी लिमिटेड और नैरो व्यू है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रोसेस लागू होता है इलेक्शन में। जिसको ज्यादा वोट आया, ज्यादा सीट आया, वो सरकार बना लेता है, भले परसेंटेज उसका मेजोरिटी में ना हो। तो सरकार 30% पे बना लेने से आप पूरे इंडियंस का प्रतिनिधित्व नहीं करते। एक ये सिस्टम बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर भी झांकने की जरूरत है। उसका एक अलग लिमिटेशन है, लोकतंत्र का वो भी भाग है। निश्चित तौर पर 5 साल के लिए सरकारों को चुना जाता है, लोग वोट देते हैं, वो चुने जाते हैं, उनके पॉलिसी में कुछ लोग कन्विंस होते हैं, उस पर कन्विंस होते हैं और वो वोट देते हैं, मेजोरिटी में वो सरकार बना लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही लोकतंत्र का असली मतलब है और यही केवल मतलब है। हम आपका ध्यान उधर ले जाना चाहते हैं जहां पर ध्यान लोगों का कम जाता है। लोकतंत्र में और लोकतांत्रिकरण की इस प्रक्रिया में, लोकतंत्र और लोकतांत्रिकरण की इस प्रक्रिया में हमें पार्टियों के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि पार्टियों के अंदर लोकतंत्र है या नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया के द्वारा मजबूत नहीं हो सकता। संविधान का जो लोकतांत्रिक लक्ष्य है, चाहे वो सामाजिक न्याय का लक्ष्य हो, राजनीतिक न्याय का लक्ष्य हो, आर्थिक न्याय का लक्ष्य हो, ये न्याय का लक्ष्य तभी पूरा होता है, जो ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल के अंदर या संविधान के अंदर, वो लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब आप इन पार्टियों के अंदर के लोकतंत्र के सवाल पर चर्चा करें, उनके लोकतंत्र के प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाएं। और ये लोकतंत्र की प्रक्रिया कैसे चर्चा में आएगी, इस पर सवाल कैसे उठेगा, उन सवालों को कैसे उठाया जाएगा। और इसके लिए, हाँ दोस्तों, इसके लिए सबसे जरूरी है कि पार्टी के स्ट्रक्चर को देखा जाए, पार्टी के मैकेनिज्म को देखा जाए, पार्टी के आइडियोलॉजी को देखा जाए, पार्टी के संविधान को देखा जाए, उसने क्या क्या पॉलिसी अभी तक अपनाई है, जो मुद्दे हैं, जो संविधान के मुद्दे हैं, जो समाज के मुद्दे हैं, जो राजनीतिक के मुद्दे हैं, जो आर्थिक व्यवस्था का मुद्दा है, जो सांस्कृतिक व्यवस्था का मुद्दा है, अन्याय का मुद्दा है, उन मुद्दों पर इन पार्टियों का क्या स्टैंड रहा है, क्या उसके प्रति अप्रोच रहा है। इस अप्रोच से समझा जा सकता है कि इस देश का लोकतंत्र कैसा है और किस तरफ हम जा रहे हैं। उनके अंदर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या है, टिकट बंटवारा कैसे होता है, किसको टिकट दिया जाता है, किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। ये तो टिकट बंटवारे की बात हुई, जहां पे लोग क्लेम करते हैं, असर्ट करते हैं, या रिजर्वेशन बेसिस पर या अनरिजर्व जनरल सीट में। इसके साथ साथ पार्टियों के संगठन में किन लोगों का कितना प्रतिनिधित्व है, वहां के लोकतंत्र के बारे में अगर आप बात नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा छलावा होगा
कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं? ये सवाल उठाना होगा, संगठन के अंदर के भी संगठन के भीतर झांकना होगा। केवल आइडियोलॉजी से काम नहीं चलेगा। आइडियोलॉजी, हमने एक वीडियो में आपको बताया है कि आइडियोलॉजी से आपको धोखा भी दिया जाता है। आइडियोलॉजी एक तरीका है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक नया रियलिटी क्रिएट किया जाता है। आपको उसमें विश्वास दिलाया जाता है कि यही एक रियलिटी है और इसी पर विश्वास करिए, और उस रियलिटी से आप अपने रियलिटी को भूलने की कोशिश करते हैं। आपको मिसगाइड कर दिया जाता है, आपको भटका दिया जाता है। संगठन के अंदर का सामाजिक प्रतिनिधित्व अगर नहीं स्थापित हो पाता है तो लोकतंत्र की स्थापना बहुत मुश्किल है। अगर लोकतंत्र समाज में स्थापित करना है, लोकतांत्रिकरण समाज का बढ़ाना है, तो लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी देखना होगा कि वहां कितना डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, लोकतांत्रिकरण हो रहा है। लोकतंत्र का मतलब केवल ये नहीं है कि एक पार्टी है, उसमें बहुत सारे समाज या वर्गों के लोग हैं और इसी वजह से वो पार्टी लोकतांत्रिक हो गई। लोकतंत्र का मतलब यह भी होता है कि प्रतिनिधित्व समाज के विभिन्न वर्गों का कैसा है और कितना है, वो किस मुद्दे को उठाती है, किस मुद्दे को नहीं उठाती है। उसके आइडियोलॉजी से हम समझने का उसको प्रयास करते हैं कि वो पार्टी राइट का है कि लेफ्ट का है या सेंटर का है, किस आइडियोलॉजिकल फ्रेम की वो पार्टी है। अगर राइट वाली होगी तो हमेशा स्टेटस को की बात करेगी, वो अपर क्लास और अपर कास्ट जो डोमिनेंट एलिट क्लास है उसके इंटरेस्ट की बात करेगी, थोड़ा बहुत गरीबों की बात कर लेगी ताकि उनका वोट मिलता रहे। अगर सेंटर वाली पार्टी होगी तो दोनों तरफ झूलते रहेगी। अगर लेफ्ट वाली पार्टी होगी तो वो कहेगी कि नहीं, गरीबों का शासन स्थापित होना चाहिए, शोषण समाप्त होना चाहिए। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि जो कहा जाए वो किया जाए। कम्युनिस्ट पार्टियों का भी इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है इस देश में। उन्होंने भी कास्ट के सवाल को, सोशल रिप्रेजेंटेशन के सवाल को, सोशल जस्टिस के सवाल को हमेशा ही निग्लेक्ट किया है। वर्ग के नाम पर जाति के ही सवाल को लोग खत्म करते रहे। तो दोस्तों, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल और केवल लीगल सिस्टम से तय नहीं हो रहा है, लीगल फील्ड के ही दायरे में तय नहीं हो रहा है। उनके अंदर के भी, पार्टियों के अंदर के लोकतंत्र को भी देखना होगा। एक बात और भी आपको देखना होगा कि लोकतंत्र क्या वंशवाद का पोषक हो सकता है, या लोकतंत्र जो है वंशवाद का विरोधी है। अगर किसी पार्टी में, किसी संगठन में अगर वंशवाद चल रहा है और किसी रूप में वंशवादी व्यवस्था चल रही हो, तो क्या वो लोकतंत्र का समर्थक हो सकता है? क्या वो लोकतांत्रिक मान्यताओं को मानता है? क्या अगर इस देश में व्यक्ति केंद्रित पॉलिटिक्स हो रही है, व्यक्ति डिसाइड कर रहा है, व्यक्ति के हिसाब से वोट मिल रहा है, ना आइडियोलॉजी ना बाकी सारी चीजें, अगर उससे केवल डिसाइड हो रही हैं, तो क्या वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मुकम्मल लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया, संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक जो व्यवस्था दी गई है, क्या उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्या आप ये जानते हैं कि इस देश में चुनाव व्यक्ति केंद्रित ही रहा है। वो व्यक्ति तय करता है कि मुद्दे क्या होंगे, उस व्यक्ति के इर्द गिर्द बाकी मुद्दे होते हैं। सामाजिक न्याय का सवाल होता है, रिजर्वेशन का सवाल होता है, राम मंदिर का भी सवाल होता है, सांप्रदायिकता का भी सवाल होता है, हिंदू मुसलमान का भी सवाल होता है, लेकिन वो एक व्यक्ति केंद्रित होता है। वो व्यक्ति डिसाइड करता है, व्यक्ति नैरेटिव सेट करता है, उस नैरेटिव के हिसाब से चुनाव की प्रक्रिया। अब यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि सबका एक वोट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, तो हम कितने फ्री हैं वोट करने के लिए? क्या हमारी सोचने की क्षमता होती है क्या कि हम सही में जिसको चाहते हैं उसको वोट दें, या इन नारों के माध्यम से, इन नैरेटिव के माध्यम से हम बहक जाते हैं? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारा रीजनेबल थिंकिंग कहीं होता है क्या, या मुद्दों से हम भटक जाते हैं, आइडियोलॉजी से भटक जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हमको वोट कैसे देना है, किनको देना है, अपराधी को देना है कि गैर अपराधी को देना है, शिक्षित को देना है कि अशिक्षित को देना है? ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा सवाल है। वंशवादी पार्टियां जो सामाजिक न्याय का नाम लेती हैं,
कोई एक ही घर का परिवार का बंदा कोई हमेशा नेता बन रहा है संगठन के अंदर, और वो कहता है हम कि सामाजिक न्याय करें। क्या सामाजिक न्याय और वंशवाद एक दूसरे के विरोधी नहीं है क्या? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो है, या बहुत सारे रीजनल पार्टियां जो हैं, उसके बड़े बड़े मुखिया किसी खास परिवार से आते हैं, उनका लिगेसी है, उसी लिगेसी से वो होता है। यही नहीं, कुछ कुछ पार्टियों के अंदर जाति का कितना वर्चस्व है आप ये भी उठा करके देख सकते हैं। सारे मेन पोस्ट के ऊपर वही बैठे हुए हैं। आंतरिक कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, इंटरनल कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं। पर्सनालिटी कल्ट, व्यक्तित्व पूजा के हिसाब से पूरी पार्टी चल रही है, पूरी राजनीति की व्यवस्था चल रही है। कांग्रेस पार्टी इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है कि वहां जो भी होगा उसी के आशीर्वाद से होगा जो गांधी परिवार का है। क्या यह परिवारवाद और वंशवाद लोकतंत्र के अनुरूप है क्या? भाजपा के अंदर बहुत सारे जो नेता हैं उनके बेटा बेटी ही पॉलिटिक्स में है। वही एमपी का भी चुनाव लड़ेंगे, वही एमएलए का भी चुनाव लड़ेंगे, वही मुख्यमंत्री भी बनेंगे। निश्चित तौर पर सेंट्रल लेवल पर वो कैडर वाली पार्टी है, इसलिए वो नहीं दिखता। कम्युनिस्ट पार्टियों में वो नहीं दिखता वंशवाद और परिवारवाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी निचले स्तर पर आप जाइएगा तो उन्हीं के बेटा बेटी एमपी एमएलए बन रहे हैं केवल। और बाकी कार्यकर्ता जिनके पास उस तरह की लिगेसी नहीं है, वो क्या करेंगे भाई? और ऐसी परिस्थिति में मतलब वो कुछ जो भी लिगेसी उनके साथ है, जो भी परिवार का ट्रेनिंग मिला हुआ, परिवार का जो प्रॉपर्टी है, उसी आधार पर वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वही बनेंगे। किसी दूसरे को मौका नहीं मिल सकता, वो कितना भी डिजर्विंग हो। क्या ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र इसी से मजबूत होगा क्या? केवल वोट देने से मजबूत होगा क्या? और वोट में आप जानते हैं किस तरह की प्रक्रिया आज तक अब चल रही है, किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, किस तरह से उनको मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया को मैनिपुलेट किया जाता है। क्या इससे एक मुकम्मल लोकतंत्र बनता हुआ दिख रहा है क्या? आपको और हमको यह समझना होगा कि एक मुकम्मल लोकतंत्र बनाने के लिए पार्टियों के अंदर भी डेमोक्रेसी की जरूरत है। और वो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि कुछ परिवारों का कब्जा, कुछ व्यक्तियों का कब्जा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति के पीछे पूरा संगठन लग जाए, पूरी व्यवस्था लग जाए और वही नेता। अगर व्यक्ति केंद्रित राजनीति हो रही है तो वहां पे लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है ना। लोकतंत्र अगर मुकम्मल स्थापित करना है तो पार्टियों के अंदर भी डेमोक्रेसी उसी रूप में स्थापित करनी होगी जैसा संविधान चाहता है। लेकिन उनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। वो तो डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहते कि हमारा इनकम कितना है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है उनके अंदर। कहां से फंडिंग आ रही है, कौन फंडिंग कर रहा है। इसके साथ साथ जो अभी की इकोनॉमिक सिस्टम चल रही है उसमें जिसके पास अथाह पैसा वही नेता बन रहा है, उसी का बेटा, उसी का बेटी, उसी का नातिन। आम लोग कैसे पॉलिटिक्स में जाएंगे? ये बहुत बड़ी चैलेंज होने जा रही है आपके डेमोक्रेसी के सामने। वही अगर लेजिस्लेचर में जाएंगे, वही पार्लियामेंट में जाएंगे तो किसके लिए नीतियां बनाएंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और निश्चित तौर पर दोस्तों हमें सोचना होगा कि जो पार्टियां वंशवाद की राजनीति कर रही, परिवारवाद की राजनीति कर रही हैं, उनके पार्टियों के अंदर अगर लोकतंत्र नहीं है तो आने वाले समय में एक मुकम्मल लोकतंत्र अगर आप बनाना चाहते हैं, जो संविधान का उद्देश्य, संवैधानिक उद्देश्यों के हिसाब से, वो नहीं पूरा होने जा रहा है। अगर जाति आधारित पार्टियां बनेंगी तो उनके ऊपर से नीचे तक के ऑर्गेनाइजेशन में केवल जाति आधारित लोग, कुछ खास जातियों के ही लोग उस पूरे सिस्टम पर कब्जा किए हुए रहेंगे और उससे मुकम्मल नेतृत्व और मुकम्मल लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था संविधान के अंदर है, जो संविधान निर्माताओं ने देखा, वो स्थापित नहीं किया जा सकता। और आज देखिए जो इंडिया अलायंस है, जो भाजपा के विरोध में जो ऑपोजिशन है, उस ऑपोजिशन में नेतृत्व का जो क्लैश है वो इससे जुड़ा हुआ है।
निश्चित तौर पर जो पार्टियां ये कह रही हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि नेतृत्व उनको दीजिए, वो भी उस दूध से नहीं धुले हुए हैं। वो व्यक्ति केंद्रित पार्टियां हैं, जाति केंद्रित पार्टियां हैं, उनके अंदर भी लोकतंत्र नहीं है। एक परिवार और एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा डोमिनेंस है, और वो भी कहती हैं कि हम सामाजिक न्याय करते हैं। वंशवाद और परिवारवाद सामाजिक न्याय का विरोधी है, लोकतंत्र का विरोधी है। और अगर मुकम्मल लोकतंत्र बनाना है तो आइडियोलॉजी के आधार पर, विचारधारा के आधार पर अगर राजनीति हो रही है तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन विचारधारा के आड़ में अगर परिवारवाद और वंशवाद चल रहा है, भले वो संविधान की विचारधारा ही क्यों ना हो, तो आने वाले समय में अगर उनकी सरकार बनती है तो वही परिवारवाद और वंशवाद फिर से स्थापित होगा, फिर सामाजिक न्याय डिफीट होगा, फिर जो लोकतंत्र है वो परास्त होगा, फिर संविधान हार जाएगा। इसलिए पार्टियों के अंदर भी लोकतंत्र का सवाल आप उठाइए। अगर आप वो सवाल नहीं उठा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है। अगर लोकतांत्रिकरण नहीं होगा इस देश का तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे वही राज करेंगे जो हमेशा से राज करते रहे हैं। लोकतांत्रिकरण, संसाधनों का लोकतांत्रिकरण, संगठनों का लोकतांत्रिकरण, सरकार का लोकतांत्रिकरण, व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण जब तक नहीं होगा, संसाधनों पर, संविधान पर, संगठन पर कुछ खास लोगों का ही कब्जा रहेगा। लोकतांत्रिकरण सामाजिक न्याय से जुड़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से जुड़ा है। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या, लोकतांत्रिकरण का मतलब क्या? जो संसाधन है उस पर किसी का एक छत्र कब्जा नहीं, चाहे भले वो पॉलिटिकल पार्टीज ही क्यों ना हो, चाहे संसाधन ही क्यों ना हो, सभी चीजों पर सामाजिक जो भी ग्रुप्स हैं, जो लोग हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो। एकेडमिया में उनका प्रतिनिधित्व हो, राजनीतिक पार्टियों के स्ट्रक्चर में हो, जॉब्स में हो, बिजनेस में हो, हर जगह लोकतांत्रिकरण करना होगा। समाज के स्ट्रक्चर का लोकतांत्रिकरण करना होगा। अगर समाज के स्ट्रक्चर को चलाने वाले लोगों में वो सब लोग नहीं हैं जो आज हाशिए पर हैं, तो कभी भी आपका देश विकसित भारत नहीं बन सकता है। सामाजिक न्याय के बिना अगर आप सपना देख रहे हैं कि हम विकसित भारत बना लेंगे 2047 तक, तो ये नहीं हो सकता। हमें इंश्योर करना होगा कि सभी सामाजिक ग्रुप्स का, सारे इंडिविजुअल्स को ये फील हो, वो महसूस करें कि ये हमारा देश है। और ये तभी होगा जब राजनीतिक पार्टियों में, सरकार में, समाज में, आर्थिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिकरण हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व मिले, उनको पोजीशन मिले, उनको भी लगे कि ये हमारा देश है, हमारा भी कुछ डिग्निटी है, हमारा भी कुछ अधिकार है, हमारा भी कुछ पावर है, कुछ कर देने का, कुछ समाज को देने का, कुछ इस देश को देने का। तभी इस देश का लोकतंत्र मुकम्मल लोकतंत्र बनेगा। और 2047 तक जो भारत सरकार का विजन है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, वो बन पाएगा। उनको छोड़ करके नहीं जो हाशिए पर खड़े हैं, उनको मेन स्ट्रीम में शामिल करिए। और वो राजनीतिक पार्टियों में भी करना होगा और सरकार के अंदर भी करना होगा। तब ये मुकम्मल संविधान और एक मुकम्मल राष्ट्र का निर्माण होगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अच्छा लगे तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।